फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले आज के डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज इन एस्केलेटिंग यूएस चाइना कोल्ड वॉर चैलेंज इंडियाज़ ग्लोबल एम्बिशंस। अमेरिका चीन का शीत युद्ध भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को कैसे चुनौती देता है। इसका हम फ्रेमवर्क देखेंगे और जो आर्टिकल आया है उसका डिस्कशन करेंगे, उसके थ्रू हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 से, हाउ डज क्रिएशन ऑफ ए थिएटर कमांड बॉल्स्टर इंडियाज़ कैपेबिलिटी इन फेसिंग अ कॉन्टिनेंटल एग्रेशन बाय चाइना। चीन के द्वारा एक कॉन्टिनेंटल आक्रामकता का सामना करने में भारत की क्षमता को थिएटर कमांड का निर्माण कैसे फ़ायदा देगा। तो ये दो क्वेश्चन आज हमें करने हैं। उसके अलावा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज आपको पता होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो एनवायरनमेंट डे के मौके पर सीईसी ने कुछ रिपोर्ट जारी की हैं और पूरी रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट। इस स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट को सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 डील करता है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट से, तो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट को आज हम करेंगे। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इसको हम करेंगे। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को पूरा हम स्टेप बिट बाई बिट रोज जो है CNA में हम डिस्कस करेंगे। 3-4 दिन लगेंगे इसके डिस्कशन में, तो पूरा हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा तैयार होगा, उसको हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में कई जगह डाल सकते हैं। तो इसीलिए ये भी आज हम डिस्कशन करेंगे और शुरुआत हम करेंगे स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें देखना है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट है CSE के द्वारा पब्लिश की गई है। आज ही इसका पब्लिकेशन मीन्स आज ही ये रिपोर्ट जो है आपकी जारी की गई है। तो सबसे पहले हम आपके पास लेकर के आए हैं स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये टोटल आपका स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट का सब पार्ट है और उसमें हम रोज जो है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट के कुछ पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। दूसरा है आपका अचिल इन इंडिया इन चाइना US रिलेशनशिप, द हिंदू से ये लिया गया है एडिटोरियल। तीसरा है स्विस चीज़ एंड डिफेंस रिफॉर्म्स, अगेन ये द हिंदू का है। और चौथा है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस, ये भी द हिंदू से लिया गया है। तो पहला आर्टिकल आज जो हमें देखना है वो है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क क्लाइमेट चेंज। तो क्या क्या ये बताता है। तो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहले तो रिपोर्ट है CSE के द्वारा। ये आइडेंटिफाई करती है ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क को। पहली जो रिस्क आइडेंटिफाइड है ये है इंडिया का SDG रिपोर्ट कार्ड बताता है कि इंडिया 17 में से जो 9 आपके इंडिकेटर्स हैं उसमें बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है। 9 जो है मेजर चैलेंजेस इंडिया फेस कर रही है 9 गोल्स को अचीव करने में। इससे इंडिया की जो ग्लोबल रैंकिंग है SDG प्रिपेयर्डनेस में ये स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा हम एक और चीज़ देखेंगे, इन्वायरमेंटल क्राइम्स का क्या सीन है इंडिया के अंदर। तो इन्वायरमेंटल क्राइम्स के मामले में बैकलॉग है 48,000 इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस का एक साल में इतना बैकलॉग होता है। तो आगे भी इसके बारे में हम कुछ जो है छोटे से उसमें देखेंगे क्या इसका मतलब है। अब ग्लोबल रिस्क के बारे में देखते हैं क्या है। तो ग्लोबल रिस्क क्या होता है। ग्लोबल रिस्क को डिफाइन किया जाता है कोई भी ऐसा अनसर्टेन इवेंट या कंडीशन जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट आए बहुत सारी कंट्रीज़ में अगले 10 साल में। तो अगर आप बात करेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट रिस्क की, तो 2020 के अंदर 4 आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट रिस्क हैं जो इमीडिएटली आ सकते हैं। पहला है आपका एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, दूसरा है क्लाइमेट एक्शन फेलियर, तीसरा है नेचुरल डिज़ास्टर और चौथा है बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये पहली बार है जब 2010 से चारों जो है ग्लोबल रिस्क इन टर्म्स ऑफ लाइक्लीहुड सारी एनवायरमेंटल हैं। तो ये चारों देखिए जो लाइक्लीहुड जो रिस्क आ सकती हैं इस साल, चारों रिस्क हमारी एनवायरमेंटल है। नेक्स्ट हमारी जो ग्लोबल रिस्क की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का और फेलियर, उनके एडेप्टेशन में फेलियर अगर हम करते हैं तो इनका वर्ल्ड इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए अगर टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट की बात करें तो 3 में से 4 में से जो 3 रिस्क हैं वो हमारी अगेन क्लाइमेट रिलेटेड है। जैसे क्लाइमेट एक्शन फेलियर है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया का स्कोर कार्ड देखते हैं। इंडिया की जो रैंक है वो 114 से 115 हो गई, मतलब हम एक रैंक जो है गिरे हैं। ये रीज़न इसका क्या है कि हमारा जो SDG 1 में रिपोर्ट कार्ड था वो मतलब जो एंड पॉवर्टी है वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस ख़राब रही। और दूसरी चीज़ हमारी SDG 6 जो है जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है वहाँ पर भी हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब रही है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो 3 साउथ एशियन कंट्रीज़ से पीछे है।
है। भूटान की रैंक 84 है, श्रीलंका की रैंक 93 है और नेपाल की रैंक 103 है। इंडिया की रैंक 115 है, बांग्लादेश की रैंक 116 है और पाकिस्तान की रैंक 130 है। बाकी टॉप 5 स्कोर्स में अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क का फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक स्वीडन की है, थर्ड फिनलैंड की है, फोर्थ फ्रांस की है और फिफ्थ ऑस्ट्रिया की है। अगर हम बॉटम 5 कंट्रीज़ की बात करें एसडीजी रैंकिंग में तो मेडागास्कर की सबसे बेकार रैंक है, उसके बाद नाइजीरिया है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर चाड है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। अब अगर गोल्स की आप बात करेंगे तो इंडिया के मामले में गोल कुछ ऐसे 9 गोल्स हैं जहां पे हमारा सिवियर जो है परफॉर्मेंस ख़राब है। मेजर चैलेंजेस हम जो है 9 गोल्स में फेस कर रहे हैं, 17 में से 9 गोल्स में। तो मेजर चैलेंजेस आपके जो है शो कर रखे रेड से, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आपके ब्राउन इससे ऑरेंज से हैं। चैलेंज जहाँ पे रिमेन रह जाता है वो आपका डार्क ग्रीन है। और एसडीजी अचीव्ड आप देख रहे हैं कि किसी में भी हमने एसडीजी अचीव नहीं किया है, बस 3 में हमारे जो है चैलेंजेस रिमेन करते हैं। 13वां गोल है, 12वां गोल है, 8वां गोल है और 17वां गोल है। बाकी सिग्निफिकेंट चैलेंज की अगर आप बात करेंगे तो गोल नंबर 1 में सिग्निफिकेंट चैलेंज है, गोल नंबर 4 में सिग्निफिकेंट चैलेंज है, 15 में और 14 में सिग्निफिकेंट चैलेंज है। मेजर चैलेंज आपका गोल 2, गोल 3, गोल 5, गोल 6, गोल 7, फिर गोल 9, 10, 11। तो ये सारे गोल्स में हमारे चैलेंजेस रह जाते हैं। तो ये गोल्स आज आपको जाके देखने हैं कि कौन कौन सा गोल क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इंडिया मेजर चैलेंजेस कौन कौन से इंडिकेटर्स में फेस करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको कहीं मान लीजिए एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपको ये डेटा याद रह गया बाई चांस, इसमें से अगर आपको एक भी डेटा याद रह गया तो आप सीधे सीधे डाल सकते हैं कि स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2020 में ये चीज़ें लिखी हुई थी। और तो एसडीजी 1 में जो हमारा चैलेंज है वो है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में। एसडीजी 2 में हमारा चैलेंज है प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग, प्रेवलेंस ऑफ वेस्टिंग और सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इंडेक्स। एसडीजी 3 की अगर आप बात करेंगे तो हमारा चैलेंज रह जाता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में, नियोनाटल मॉर्टेलिटी रेट में, न्यू एचआईवी इन्फेक्शंस में है, एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट में है, ट्रैफिक डेथ रेट में है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ट्रैकर है और सब्जेक्टिव वेलबींग है। एसडीजी अगर 5 की बात करें तो हमारे चैलेंजेस हैं मेल टू फीमेल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में, मेल टू फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में और सीट्स हेल्ड बाई वेमेन में। एसडीजी 6 की अगर हम बात करें तो हमारा चैलेंज है पॉपुलेशन यूजिंग लीस्ट बेसिक सैनिटेशन सर्विस और एंथ्रोपोजेनिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। फिर एसडीजी 7 की अगर हम बात करें तो मेजर चैलेंज है एक्सेस टू फ्यूल में और कार्बन एमिशन फ्रॉम फ्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फ्यूल में। एसडीजी 9 की अगर आप बात करें तो एसडीजी 8 में कोई मेजर चैलेंज नहीं है। एसडीजी 9 की अगर आप बात करेंगे तो पॉपुलेशन यूजिंग इंटरनेट एक मेजर चैलेंज है, मोबाइल ब्रॉडबैंड का जो रेशियो है वो भी एक चैलेंज है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा एक चैलेंज है, हमारा बहुत कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिर अगर हम बात करें एसडीजी 10 में तो एसडीजी 10 बात करता है इनकम इनइक्वालिटी की, तो यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट एडजस्टेड फॉर टॉप इनकम, ये हमारा जो है बड़ा मेजर चैलेंज है, मतलब इनइक्वालिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। एसडीजी 11 की अगर आप बात करेंगे तो PM 2.5 अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, ये एक मेजर चैलेंज है। और दूसरा इम्प्रूव वाटर सोर्स मतलब पाइप्ड वाटर, अगेन एक मेजर चैलेंज है इंडिया के अंदर। एसडीजी 13 की अगर बात करें तो पीपल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, ये एक हमारे लिए चैलेंज है। एसडीजी 14 में अगर बात करें तो ओशन हेल्थ इंडेक्स मेजर चैलेंज है। एसडीजी 15 में रेड लिस्ट इंडेक्स ऑफ स्पीशीज़ एक मेजर चैलेंज है। एसडीजी 16 में अनसेंटेंस डिटेनीज एक मेजर चैलेंज है और बर्थ रजिस्ट्रेशन विद सिटीजनशिप अगेन एक मेजर चैलेंज है। एसडीजी 17 की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग, ये एक मेजर चैलेंज है। अब एनवायरमेंटल क्राइम्स की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल क्राइम्स का क्या डेटा है। तो एनवायरमेंटल क्राइम्स में पता चलता है कि एनवायरमेंटल क्राइम्स जो है पर ईयर जो भी रिकॉर्ड हुई हैं उनमें रिडक्शन है 17% का 2017 से 18 के बीच में। अगर हम बात करें पेंडेंसी की तो पेंडेंसी जो है ये इंक्रीज़ हुई है 7%, तो क्राइम्स जो है रिड्यूस हुए हैं 17%, बट पेंडेंसी जो है केसेस में की ये बढ़ी है 7% से। अगर करंट रेट से कोर्ट में पेंडेंसी रही तो कोर्ट को 9 से 33 ईयर्स लगेंगे बैकलॉग को क्लियर करने में। और साथ साथ ये केसेस जो हैं आपके आते हैं वायलेशन अंडर फॉरेस्ट लॉज, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एयर पॉल्यूशन एक्ट के मामले में।
अब नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है अ चिल इन यूएस चाइना रिलेशनशिप। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क है वो देखेंगे, उसके बाद इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिर आपको जो है ये आंसर लिख के देना होगा। तो क्वेश्चन हमारा था कि हाउ डज एन एस्केलेटिंग यूएस चाइना कोल्ड वॉर चैलेंज इंडिया इन इट्स ग्लोबल एम्बिशन। अब देखिए यूएस और चाइना की हॉस्टिलिटी ग्रो कर रही है, इसको आप एग्जांपल दे सकते हैं इस वाले आर्टिकल से। क्या क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूएस और चाइना की हॉस्टिलिटीज़ की अगर बात करें तो क्या क्या हुआ है, कुछ अनाउंसमेंट हुए डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 29 मई को ट्रंप ने कहा था कि वो हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटा देंगे। उसके साथ साथ चाइनीज़ के जो ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं जिनकी टाइज हैं पीएलए के साथ, उनको जो है उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट चीज़ ये कही गई है कि चाइना की कोई भी फर्म अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसकी सारी जो है जांच की जाएगी, अगर वो कंप्लाई नहीं करती यूएस की लॉ से तो उसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है ग्रोइंग हॉस्टिलिटी के एग्जाम्पल हैं। फिर यूएस और चाइना का इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से। यूएस की अगर बात करें तो यूएस को ये हमारा जो है मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर है, हम बहुत सारे एक्सपोर्ट जो है यूएस में करते हैं। और चाइना की बात करें तो चाइना हमारा मेजर इंपोर्ट पार्टनर है। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं इंडिया के इंडिया से। इसीलिए अगर दोनों में एक कोल्ड वॉर होता है तो हमारे जो है ट्रेड डिसरप्शंस हो सकते हैं। फिर उसके अलावा यूएस और चाइना की बात करें तो यूएस और चाइना की इकोनॉमीज़ काफ़ी कपल्ड हैं, उनकी ट्रेड और सप्लाई चेन्स काफ़ी ज़्यादा कपल्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें का अगर मिक्सचर कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी ग्लोबल जो पोजीशन है वो थोड़ी सी वीकन हो सकती है। अब बॉडी में आप लिखेंगे कि यूएस और इंडिया और चाइना का 100 बिलियन का ट्रेड इंटरेस्ट है। फिर अगर चाइना की जो है एग्रेसिव पोस्चरिंग की जा रही है एलएसी पर, और इस पोस्चरिंग से क्या होगा कि हमारा जो हम पूरी तरह से इस कोल्ड वार में ड्रैग हो सकते हैं। फिर क्वाड एलीज की अगर बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्वेश्चन पे क्वाड एलीज सब शांत हैं, मतलब एलएसी के मामले में ना तो जापान ने कुछ बोला है ना ही ऑस्ट्रेलिया ने बोला है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया था कि ये इंडिया और चाइना का बाइलेटरल क्वेश्चन है, इसमें हम कोई क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें यूएसए की तो सिर्फ यूएसए ने खुल के बोला है, बाकी जो भी क्वाडलीज हैं उन्होंने कॉन्टिनेंटल क्वेश्चन में मतलब एलएसी क्वेश्चन में चुप्पी साध के रखी हुई है। तो अगेन ये जो है इंडिया को एक टाइट स्पॉट में खड़ा कर देता है। और इंडिया का मतलब क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए कोल्ड वॉर हो गया तो फिर इंडिया के साथ कौन कौन खड़ा है, इंडिया के एलाइज कौन है, इस बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। और ये कितने जो है इंटीग्रेटेड अलाइज हैं, जैसे कि हमने यूएसए की बात करें तो यूएसए के नाटो अलाइज यूएसए के साथ खड़े रहते हैं। इंडिया की बात करें तो क्या ये अलाइज इंडिया के साथ भी इतने खड़े होंगे, क्वाड की बात होती है, क्वाड प्लस की बात होती है, तो क्या ये इंडिया के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े होंगे अगर कोल्ड वॉर हो गया और उसमें इंडिया के ऊपर डैमेज आया तो। फिर जो फियर है चाइना को और पाकिस्तान के नेक्सस का, इससे जो है हमारी प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, क्योंकि चाइना को ये डर लगता है कि इंडिया यूएसए और रशिया एक एक्सेस बना लेंगे, तो इसको काउंटर करने के लिए चाइना जो है कॉन्टिनेंटल एक्सेस बना सकता है पाकिस्तान के साथ। और तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान का एक नेक्सस बन सकता है। तो इससे जो है हमारी सिक्योरिटी थ्रेट खड़ी होगी, और सिक्योरिटी थ्रेट अगर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता तो अगेन जो है ग्लोबल एम्बिशंस में हमारे जो है खतरा हो जाएगा, ट्रेडिंग जो है इंडिया की और कम हो सकती है। फिर हमारी क्वेश्चंस हैं अगेन कि यूएसए कितना सीरियस है इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाने में, क्योंकि यूएसए अभी तक बहुत ज़्यादा अपनी जो है सेल्फिश इंटरेस्ट को परस्यू करता है, और इंडिया के साथ कितना खड़ा होगा ये क्वेश्चनेबल है। स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंडली है, पर नवंबर 2020 में इनकी जो है इलेक्शंस होंगे यूएसए में, उसके बाद कौन आता है उससे डिसाइड होगा कि यूएसए कितना सीरियस है इंडिया के साथ अलायंस बनाने के लिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारे लिए, हम एक कॉशियस अप्रोच लेके चलें, मिलिट्री को अपनी रेडी रखें, हम जो है डिपेंडेंसी ना रखें, मतलब हमारी जो टाइज़ हैं वो हम इंक्रीज़ करें, डीपेंड करें अपने बाकी पार्टनर से, जैसे कि अफ्रीका के कुछ पार्टनर्स हैं, एशिया के पार्टनर्स हैं और वेस्ट के कुछ पार्टनर्स हैं, उनके साथ हमें टाइज़ डीपेंड करनी होगी। फिर हमें जो है सनराइज सेक्टर में डेवलपमेंट करना होगा, अपने जो अपना रोल जो है एक वर्ल्ड सप्लाई चेन में वो और ज़्यादा डीपेंड करना होगा। फिर हमें इंडिजिनस सॉल्यूशंस बनाने होंगे स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ के, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और बाकी जो हमारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए हमें इंडिजिनसली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। चाइना के ऊपर हम इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथन करना है। अब हम देख लेते हैं इस आर्टिकल को, और आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ से आप देख करके फिर फाइनल एक एग्रीगेट आंसर आप बनाएंगे।
तो इस वाले आर्टिकल में ये बताया गया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है आज ये वाला, और इसमें बहुत अच्छे से एनालिसिस की गई है यूएसए और चाइना के डिटीरियोरेटिंग रिलेशंस के बारे में। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो एक राइज है वो कहीं ना कहीं यूएसए को अभी डिस्कम्फर्टेबल बनाता है, और यूएसए और चाइना के बीच में नए कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है ऑलमोस्ट। 29 मई को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि अगर चाइना अपना हांगकांग वाली स्पेशल लॉ लेकर आता है तो वो एक ऑर्डर उन्होंने पास किया था और कहा था कि वो कोई भी चाइनीज़ ग्रेजुएट या कोई भी रिसर्चर्स जिसकी पीएलए के साथ टाइज हैं उसकी एंट्री को लिमिट कर देंगे यूएसए के अंदर। उसके अलावा यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को भी कहा है कि जितनी भी चाइनीज़ फर्म्स हैं उनको क्लोजली वॉच कीजिए और उनको जो है वार्न कीजिए, मतलब अगर वो यूएसए की लॉ से कंप्लाई नहीं करती हैं तो उनको डीलिस्ट कर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ जो एस्केलेशन की एक सिग्नल देता है। उसके अलावा हमने कल भी डिस्कशन किया था कि G7 से G11 का एक्सपेंशन ये भी कहीं ना कहीं चाइना को का लिमिट करने के लिए किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि नया कोल्ड वॉर शुरू होने वाला है। तो चाइना के खिलाफ जो है क्या अमेरिका का हमेशा से ऐसा एटीट्यूड था या अचानक से चेंज हुआ है? अगर हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो चाइना का ये जो राइज है इसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका बहुत पहले से, अगर 1900s की बात करें तो तभी से अमेरिका में एक स्ट्रेंज फैसिनेशन था चाइना को लेकर के। प्रोटेस्टेंट्स मिशनरीज ने ये डिसाइड किया था कि ये भगवान का काम है कि वो सैल्वेशन चाइनीज़ के पास लेकर के आएँ, और बहुत सारे जो है चाइनीज़ की अगर बात करें तो बहुत एक बड़ी संख्या क्रिश्चियंस की है और स्पेसिफिकली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की है। तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ पे टाइज़ की बात करें तो कल्चरल टाइज़ को स्ट्रेंथन करता है, स्पेसिफिकली रिलीजियस टाइज़ को स्ट्रेंथन करता है। कुछ बुक्स लिखी गई थी अमेरिका के अर्ली 1900s में। फॉर एग्जांपल बुक का नाम है गुड अर्थ बाय पर्ल एस बक और रेड स्टार ओवर चाइना बाय एडगर स्नो। ये दोनों बुक्स जो है चाइना को रोमांटिसाइज करती हैं, एज अ फैंटेसी लैंड के रूप में प्रेजेंट करती हैं। तो अगेन पॉपुलर इमेजिनेशन में चाइना एज अ कंट्री अच्छी कंट्री के रूप में उभर के सामने आया था। देखिए अगर आप बात करेंगे ना तो प्रोपेगेंडा मशीन बहुत ज़्यादा चलती है स्पेसिफिकली यूएसए के अंदर, और ये जो प्रोपेगेंडा मशीन है ये किसी भी कंट्री को किसी भी कलर में रंग देती है। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे इंडिया को लेकर के तो यूएसए में प्रोपेगेंडा चलता है, और यूएसए में ही नहीं सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक प्रोपेगेंडा चलता है जहाँ पे अगर कुछ भी सही नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया के द्वारा किया जाता है तो उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है। ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है ये बहुत ज़्यादा जो है काम करती है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही या गलत पेंट करने में। तो अगर चाइना की बात करें तो चाइना को लेकर के एक पॉजिटिव प्रोपेगेंडा था, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को लेकर के एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया लूज़ किया है उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो चाइना को दी गई थी। बहुत सारी ऐसी गलतियां चाइना ने की थी पास्ट में जिनको ओवरलुक किया गया था इस प्रोपेगेंडा मशीनरी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना डायरेक्टली एक कम्युनिस्ट जो है कंट्री है, और ये आज से नहीं 1949 से ये कम्युनिस्ट कंट्री है। माओ जेडोंग के टाइम से ये कम्युनिस्ट कंट्री है, और माओ की सीधे फिलॉसफी थी कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ ए गन, मतलब कि पावर जो है बंदूक के नाल से निकलती है। तो ऐसी फिलॉसफी होने के बावजूद, इतना ज़्यादा जो है रफ शोर्डिंग होने के बावजूद भी अमेरिका का एक फैसिनेशन था चाइना को लेकर के। अमेरिका की ये बिलीफ थी शुरुआत में कि चाइना एक सैटेलाइट नेशन है साउथ आपका जो है यूएसएसआर का, और इसीलिए अगर इसको यूएसएसआर से थोड़ा सा अलग कर देते हैं तो ये अपने आप में सही हो जाएगा, और चाइनीज़ जो यूएस वाले हैं उनको थोड़ी सी हैगमनी करने की कोशिश मिलेगी, मतलब वो हैगमनिक पावर के रूप में इमर्ज करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने यूएसए की हैगमनी को चालू रखने के लिए चाइना को कंप्लिसिट या चाइना की ग्रोथ स्टोरी में अपना पूरा साथ निभाया है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना काफ़ी एक तेज़ आदमी की तरह उसने ट्रीट किया, उसने अपने रियल इंटेंशंस को कभी सामने नहीं आने दिया। यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की बात करें तो उन्होंने जो है चाइना को इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी दी थी जब उन्होंने माओ की प्रेजेंस को 1970 में एडमिट किया था, और माओ को जो है साथ साथ माओ के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसी तरह से अगर आप जिमी कार्टर की बात करेंगे तो जिमी कार्टर ने यूनिलेटरली
ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को बंद कर दिया था। और ये कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट ये एक जीत थी, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी चाइना की, जहाँ पे चाइना ने इनडायरेक्टली, जबकि ताइवान की अगर बात करें तो चाइना ने एक भी दिन ताइवान के ऊपर कभी भी रूल नहीं किया है, तो चाइना ने इनडायरेक्टली ताइवान को एज एन अपनी टेरिटरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट किया था। और ये जो है हुआ जिमी कार्टर के डिप्लोमेटिक संबंधों को ताइवान के साथ बंद करने में। उसका रिजल्ट ये है कि आज भी ताइवान अपने आप को अलग थलग पाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आज भी उसको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन नहीं देखा जाता। तो और इवन इंडिया के कोई डिप्लोमेटिक संबंध ताइवान के साथ नहीं है। अब अगर बात करें प्रेसिडेंट बुश की, तो उन्होंने भी जो है तिनानमेन स्क्वायर का जो 1989 का मसक्रे हुआ था, जिसकी अभी वर्षगांठ भी मनाई गई है हाल फिलहाल में, जहाँ पे प्रोटेस्टिंग यूथ को डेमोक्रेसी के नाम पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर जो है चाइना ने टैंक से जो है गोलियां बरसाई थी। तो ऐसा हम अपने जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की याद करते हैं तो हमें याद आता है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोप के गोले बरसाए थे हम लोगों के ऊपर। कभी ऐसा किसी और नेशन में आपने नहीं सुना होगा जहाँ पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट अपने ही नेशन के लोगों के ऊपर कोई तोप से गोले बरसाए, बट ऐसा चाइना ने किया था। और ये डेमोक्रेसी की जो है डेमोक्रेसी को कर्व करने के लिए किया था। और यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपने आप को अपने क्रेडेंशियल्स को प्रेजेंट करती है और इसमें जो है डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइड करती है। उसके बावजूद भी यूएसए ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया था चाइना के खिलाफ। और तिनानमेन का जो एक इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे वो भी विद इन 2-3 मंथ्स वो हटा लिए गए थे। तो ये दिखाता है कि चाइना कहीं ना कहीं का जो राइज है, चाइना के जो सिंस को माफ़ करना है, चाइना का जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्टोरी, उसमें अमेरिका का एक बड़ा हाथ है। इसी तरह से अगर आप बिल क्लिंटन की बात करें तो बिल क्लिंटन जब वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था बुश को, मतलब सीनियर बुश को, जूनियर बुश की बात नहीं हो रही है, बुश के पिताजी भी प्रेसिडेंट थे, उनकी बात हो रही है, HW बुश की बात हो रही है। तो बुश को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था बिल क्लिंटन ने कि आपने जो है चाइना के सिंस को माफ़ कर दिया और तिनानमेन के लिए ऊपर जो है चाइना के ऊपर सैंक्शंस हटा दिए थे तिनानमेन होने के बावजूद भी। पर जब बिल क्लिंटन खुद प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने न केवल जो है चाइना की ग्रोथ को एड किया था, बल्कि चाइना को WTO में एंट्री दिलाने के लिए अमेरिका का एक बड़ा हाथ था। इससे क्या हुआ कि अमेरिकन बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था, बाकी कंट्रीज़ जैसे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था। और WTO में आज चाइना का एक बहुत भारी वर्चस्व है। एज ए मोस्ट फेवर नेशंस वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में अपना जो है वो लेती है, बेनिफिट्स लेती है और कहीं ना कहीं डंपिंग करती है अपने गुड्स की। तो ये अगेन चाइना का चाइना की राइज में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका के सारे एडमिनिस्ट्रेशन 1960 से लेकर के अभी तक कॉम्प्लिसिट थे चाइना की राइज में, और उनको ये होप था कि शायद चाइना के हेल्प से वो पैक्स अमेरिकाना जो है इस्टेब्लिश कर पाएंगे, मतलब अमेरिका की हेगमनी वर्ल्ड पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना देखिए हमेशा से हार्ड नोज रहा है और यूएसए के लिए हमेशा अनसेंटिमेंटल रहा है। चाइना ने हमेशा अमेरिका को अपने सेल्फिश पर्पस के लिए परस्यू किया है और अमेरिका को ये बात अभी तक समझ नहीं आई थी। ये जो है 1960 से अगर आप लेंगे, 1960 से लेकर के 2020 में ये बात अब जाके समझ आई है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आई है। सभी जो चाइनीज़ लीडर हैं, चाहे वो माओ हो, चाहे वो जी जिनपिंग हो, माओ जेडोंग से लेकर के जी जिनपिंग तक, सारे जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे, चाइनीज़ लीडर्स थे, वो सीधे सीधे वो क्लियर थे कि यूएसए के साथ हमें ज़्यादा दोस्ती नहीं रखनी है। यूएसए हमारी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है और ये हमारी जो सुप्रीमेसी कम्युनिस्ट रजीम की उसमें रोड़ा बन के खड़ा होगा। माओ ने साफ शब्दों में कहा था अपने लीडर्स की मीटिंग में, इंटरनल मीटिंग्स में, पार्टी मीटिंग्स में माओ ने कहा था कि यूएसए जो है अटेम्प्ट कर रहा है अपने एग्रेशन को, एक्सपेंशन को करने की, और ये उसकी एक डिसेप्टिव टैक्टिक है और ये हमारे सिस्टम को चेंज करना चाहता है और इसको हम होने नहीं देंगे। और ये जो है साफ साफ लिखा हुआ है इस बुक में, मेमोइर्स चाइनीज़ लीडर बो यी बो। तो उन्होंने ये चाइनीज़ जो है मेमोइर्स के द्वारा, मेमोइर्स बुक में लिखा गया है और ये चाइनीज़ लीडर की एक बुक है। उन्होंने ये साफ साफ जो है रिकॉर्ड किया था कि माओ की क्या फ़िलासफ़ी थी। अगर चाइना की बात करें तो मॉडर्न चाइना माओ की फ़िलासफ़ी से बहुत सारी चीज़ों को लेता है और उनकी फ़िलासफ़ी पे चलने की कोशिश करता है। तो माओ एज अ फाउंडिंग फादर के रूप में चाइना के हैं और न केवल फाउंडिंग फादर हैं बल्कि वो आइडियोलॉजिकल फादर भी हैं। तो जो भी आइडियोलॉजी माओ की है वो कहीं ना कहीं आज जी जिनपिंग उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं।
जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था तब चाइना को और ज़्यादा खतरा हुआ था और चाइना को ये समझ में आ गया था कि यूएसए के साथ हम दोस्ती नहीं रख सकते। यूएसए और हम दो अलग अलग सिस्टम्स हैं और इसीलिए चाइना ने अपनी पैरेलल यूनिवर्स एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी। चाइना ने ऑल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने मल्टीलेटरल बैंकिंग सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया था, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में और न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में। उसके साथ साथ उसने अपनी जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बनानी शुरू कर दी, बीडू जिसका नाम है, जो कि GPS का एक जो है सीधे सीधे चैलेंजर है। सिमिलरली अगर डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो पेपॉल का वहाँ पे जो है ऑल्टरनेटिव है वीचैट पे और अली पे। इसी तरह से वर्ल्ड क्लास डिजिटल नेटवर्क हुआवे का 5G नेटवर्क है, ये चाइना ने डेवलप करना शुरू कर दिया था। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, सनराइज इंडस्ट्री, मॉडर्न मिलिट्री फोर्स, चाइना ने ये आज से नहीं, ये 1960 से डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था। ये सारा जो है अमेरिका की नाक के नीचे हो रहा था, अमेरिका के फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से हो रहा था। कॉशन की जो वॉइस थी बहुत कम थी। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक जो है रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जॉन मीरसिमर, उन्होंने 2005 में कहा था कि चाइना की राइज कभी भी पीसफुल नहीं हो सकती। चाइना और यूएसए दो अलग अलग पाले हैं, एक आइडियोलॉजी के दो अलग अलग कॉइन्स हैं और अगर एक वो बोले हम एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, कभी भी एक साथ नहीं मिल सकते। जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के हु जिनताओ ने उस वक्त कहा था कि चाइना जो है पीसफुल राइज में बिलीव करता है और ये बात सबने मान भी ली थी। तो जो कॉशन की वॉइस थी उनको इग्नोर करके चाइनीज़ वॉइस पे सबने बिलीव किया था। चाइना की जब सैटेलाइट्स दिखा रही थी कि चाइना साउथ चाइना सी में मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, तब चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लोगों को, लीडर्स को समझाया था कि नहीं, हम तो पीसफुल राइज में बिलीव करते हैं और ये लोग मान भी गए थे। और ट्रंप के अंदर अमेरिका फाइनली एक्नॉलेज कर रहा है कि चाइनीज़ जो है इतने सीधे नहीं हैं जितना उन्होंने शो किया था। उन्होंने जो है चाइना की प्रैक्टिसेस को कॉल आउट किया है। उन्होंने जो है चाइना को सबसे पहले अगर देखें तो इस कोल्ड वॉर की जो जेनेसिस है वो लाई करती है। हुआवे का जो 5G टेक्नोलॉजी थी उसको जब ब्लैकलिस्टेड किया गया था यूएसए में और बाकी फर्दर यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ से जो है लाई करता है कोल्ड वॉर की शुरुआत। तो ट्रंप के आने के बाद ही जो है अमेरिका ये जागना शुरू किया है और ट्रंप के बाद ही अमेरिका ने थोड़ा सा जो है कॉशन का एक मोड लेना शुरू किया है चाइनीज़ के खिलाफ। 2017 की अगर बात करें तो 2017 में यूएसए ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट को अनवील किया था, जहां पे चाइना को रशिया के साथ क्लब करके रखा गया था और इसको एज ए चैलेंज टू अमेरिकन पावर के रूप में देखा गया था। इसी तरह से यूएसए के प्रेसिडेंट की अभी चाइना स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ट्रेड पर और लीगल माइग्रेशन पर, वो सिर्फ एक रीएडजस्टमेंट की शुरुआत है। चाइना का जो डिबेट है वो ऑलरेडी यूएसए में चल रहा है। फॉर एग्जांपल फॉर्मर डिप्लोमेट और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट जोलिक, उन्होंने वार्न किया था कि ये जो कोल्ड वॉर है ये एक नई मिस्टेक होगी। इसी तरह से स्कॉलर जूलियन गिरवर्ट्स ने अपने एक ऐसे में लिखा है कि चाइना का जो चाइनीज़ रीअसेसमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये ऐसे का नाम है, इसमें उन्होंने कहा है कि बीजिंग भी जितना यूएसए जो है चाइना से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, डीकपल करने की कोशिश कर रहा है, बीजिंग भी चाइना से डीकपलिंग करने की कोशिश कर रहा है। दोनों साइड अवेयर हैं कि उनकी इकोनॉमीज़ बहुत क्लोजली टाइड हैं। फार्म से लेके फैक्ट्री तक चाइना और यूएसए बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइड हैं। यूएसए हेविली रिलाई करता है चाइना के ऊपर सप्लाई चेन्स के लिए और चाइना जो है बहुत ज़्यादा रिलाई करता है यूएसए के ऊपर डॉलर्स के लिए। तो इसीलिए दोनों की इकोनॉमीज एक दूसरे से टाइड हैं। अब जो भी इस नए कोल्ड वॉर का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी साइड जो है तेज़ी से डिकपल कर लेगा अपने इंटरेस्ट को, वही साइड विनिंग होगा। बट जो भी जीते इसमें डैमेज इंडिया का होने वाला है। इंडिया एक कोलेटरल डैमेज को सफ़र करेगा, चाहे यूएसए जीते और चाहे चाइना जीते, क्योंकि हम दोनों के बीच में लाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डैमेज हमारा होने वाला है। अब हांगकांग के क्वेश्चन पे क्या रवैया है यूएसए का। हांगकांग बेसिकली क्या था? हांगकांग एक जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था और ब्रिटेन ने 1997 में इस कॉलोनी को जो है चाइना को हैंडओवर कर दिया था। बट चाइना को हैंडओवर करने से पहले एक जो है ऐसा वो दिया गया था, चाइना के द्वारा एक गारंटी दी गई थी, जिस लॉ का नाम है 1997 की ये लॉ है, बेसिक लॉ इसका नाम है। और बेसिक लॉ में चाइना ने गारंटी दी थी कि हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी। तो हांगकांग बेसिकली क्या हुआ, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह ईस्ट में, ये अगर बात करें चाइना में
डेमोक्रेसी का एक बैटिसन था, मतलब एक जो है डेमोक्रेसी का बड़ा दिखाने के लिए एक बड़ी इमेजरी थी। अब चाइना इसको यूनिलेटरली चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से डेमोक्रेसी के जितने भी प्रोपाउनेंट्स हैं वेस्ट में, वो इसी वजह से थोड़े से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। ये जो है फ्रीडम की टॉर्च को और डेमोक्रेसी की टॉर्च को उन सब के लिए लेके खड़ा था हांगकांग, जो भी हांगकांग से चाइना के लिए जाते थे। ये असॉल्ट था बिलीफ के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ बिलीफ है कम्युनिज्म पे, और हांगकांग जो है चाइना का हिस्सा होते हुए भी डेमोक्रेसी का एक ग्राउंड था, तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ की बिलीफ के ऊपर ये बड़ा असॉल्ट था और चाइनीज़ इसको ज़्यादा देर बर्दाश्त करने वाले थे नहीं। तो अल्टीमेटली शी जिनपिंग के एग्रेसिव रवैये के अंदर सबसे पहला कोलेटरल डैमेज जो है हांगकांग का हुआ है, और इसीलिए चाइना के ऊपर जो है प्रेशर बाकी सभी कंट्रीज़ के द्वारा बड़ा डाला जा रहा है। वेस्टर्न स्पेसिफिकली जितनी भी आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देखेंगे उनके द्वारा जो है प्रेशर डाला जा रहा है। चाइना को जो है क्लीन आना चाहिए था, ये अनरीजनेबल डिमांड नहीं है, और यहाँ पे जो है चाइना को क्लीन आना चाहिए था एटलीस्ट कोविड के टाइम पे। तो इस वक्त जो है चाइना के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा जगह से है। एक तो हांगकांग को लेकर के प्रेशर है, दूसरी चीज़ ट्रेड को लेकर के प्रेशर डाला हुआ है चाइना के ऊपर, और तीसरा सबसे बड़ा प्रेशर सभी कंट्रीज़ ने डाला हुआ है कोविड के ओरिजिन को लेकर के। सभी कंट्रीज़ का एक मत में ये मानना है कि चाइना ने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई थी, चाइना ने शुरू में जल्दी एक्शंस नहीं लिए थे। अगर चाइना ट्रांसपेरेंसी और एक्शन जल्दी ले लेता तो शायद इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं फैलता। आने वाले टाइम में जैसे जैसे शी जिनपिंग के खिलाफ उनके प्रोट्रैक्टर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन चाइना से और ज़्यादा खुल के सामने आएगी, और ये डिबेट को फ्यूल करेगा कि चाइना का मॉडल जो है वो सही है या नहीं। फ़िलहाल कौन जीतता है इस कोलेटरल डैमेज में, वो तब हम डिसाइड कर पाएंगे जब हमें नवंबर के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं यूएसए के 2020 में, उससे पता चलेगा कि आगे यूएसए और चाइना के रिलेशन पे क्या टिल्ट होने वाला है, क्या रुख होने वाला है। अगर ट्रंप दोबारा पॉलिटिक्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कोल्ड वॉर और ज़्यादा फ्यूल हो सकता है, और ट्रंप अगर नहीं आते, मान लीजिए जो बिडेन आ जाते हैं, तो शायद हो सकता है कि ये कुछ टाइम के लिए फिर से शांति आ जाए। बट ये एक चीज़ रियल है कि चाइना और यूएसए के रिलेशंस पहले जैसे दोबारा नहीं हो पाएंगे। लाइन्स दोनों के बीच में खिंचनी शुरू हो गई हैं, एक साइड चाइना है, दूसरी साइड अमेरिका है, और ये बाइनरी चॉइस है जहाँ पे इंडिया को या तो अमेरिका को चूज़ करना होगा और चाइना को, या फिर चाइना को चूज़ करना होगा। इंडिया दोनों को साथ साथ चूज़ नहीं कर सकती इस नए कोल्ड वॉर में, और इस बाइनरी चॉइस में इंडिया की जो कैपेसिटी है उसका टेस्टिंग की जाएगी। क्या इंडिया डिसीजनल ऑटोनॉमी ले सकती है, क्या इंडिया अपने इंटरेस्ट को डीप कपल करके दोनों के साथ एक टाइट बैलेंस बना सकती है कि नहीं, ये हमारे फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है स्विस चीज़ एंड डिफेंस रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे देखिए स्विस चीज़ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्विस चीज़ मॉडल क्या होता है। स्विस चीज़ मॉडल में हम क्या करते हैं, हम एक्सीडेंट के कॉज होने के अलग को देखते हैं कि क्यों कॉज हुआ है, और एक्सीडेंट कॉजेशन के अलग अलग सिस्टम्स को हम लाइकन करते हैं चीज़ की स्लाइसेस से, जो कि साइड बाई साइड स्टैक्ड हैं। जैसे मान लीजिए ये चीज़ की स्लाइस है, तो ये बराबर बराबर में स्टैक्ड है, साइड बाई साइड जो है खड़ी हैं, ऐसे करके ये आपस में खड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे जो होल्स हैं, ये अगर मान लीजिए एक होल दूसरे होल के जस्ट ऊपर अलाइन हो जाता है, एक दूसरे होल के ऊपर अलाइन हो जाता है, तो हज़ार्ड जो है हमारा एक लेयर से दूसरी लेयर पे परकुलेट कर जाएगा। इसको जो है स्विस चीज़ मॉडल कहा जाता है। अगर हम वॉर गेम में बात करें तो स्विस चीज़ मॉडल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमने जो डोमेन्स हैं, हमारे पॉलिसी मेकिंग डोमेन्स हैं, उनको हमने स्विस चीज़ के स्लाइसेस की तरह मान लिया। इसमें जो होल्स हैं ये हमारे हो गए पाथवेज, जहाँ से हम इंटरेक्ट करेंगे, या पाथवेज जहाँ से हम हमारा जो है इन डोमेन्स का इंट्रैक्शन होगा। अगर ये पाथवेज जो अलाइंड हैं, ये पाथवेज एक दूसरे से अलाइंड हैं, तो क्या होगा, इंट्रैक्शन जो है स्मूथ हो पाएगा। अगर ये अलाइन नहीं है तो इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो स्विस चीज़ मॉडल जो है वॉर प्रिपेयर्डनेस में हम कैसे ला सकते हैं, अगर पाथवेज अलाइंड होंगे तो प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा बेटर होगी, सिनर्जी जो है क्रिएट होगी। तो अलाइनमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो एक थिएटर कमांड क्रिएट करना होगा। थिएटर कमांड क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसको डिज़ाइन किया जाता है मिलिट्री एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक वॉर थिएटर में चाहिए होते हैं, और जिससे कि हम एक मिलिट्री इफेक्ट को अचीव कर सकें, मतलब कि मिलिट्री विन को अचीव कर सकें। तो एक जॉइंट कमांड को ही थिएटर कमांड कहते हैं। इससे क्या मदद होगी, इससे ये मदद होगी कि सारे जो रिसोर्सेज हैं सभी फोर्सेस के, वो एक सीनियर मिलिट्री कमांडर के कमांड पे होंगे। तो हम हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन जो आपकी एयर फोर्स है, इंडियन
जो नेवल फोर्सेस हैं, ये तीनों जो है एक साथ मिलके काम करेंगी। तो इससे क्या इंडिया के पास है ऐसी कोई जॉइंट कमांड? अभी इंडिया के पास सिर्फ एक जॉइंट कमांड है। कहाँ पर है? वो अंडमान एंड निकोबार में लाई करती है। तो थिएटर कमांड से हमारा क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटर होगा। हमारे पास जो है जो रिसोर्सेज की कमी है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। सारे रिसोर्सेज जो है एक सीनियर कमांडर के हाथ में होंगे, तो इसको हम आसानी से जो है एक साथ जो है यूसेज कर सकते हैं इस फोर्सेस का, और जो भी हमारी थ्रेट है उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको क्या सोचना है कि थिएटर कमांड के क्रिएट करने से इंडिया की जो कैपेबिलिटी है कॉन्टिनेंटल एग्रेशन के वक्त, जो इंडिया की कैपेबिलिटी है कॉन्टिनेंटल एग्रेशन को फाइट करने की, उसको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, इस बारे में आपको थोड़ा सोचना है। आपके पास सारा फोल्डर है, आपको हमने बता दिया थिएटर कमांड क्या होता है। आपके पास स्विस मिलिट्री मॉडल है, स्विस चीज़ मॉडल है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि थिएटर कमांड बनाने पे क्या होगा? अलाइनमेंट हो जाएगा चीज़ों का। अलाइनमेंट होने से क्या होगा कि हमारी जो है बेटर पोजिशनिंग होगी चाइना से डील करने में। तो ये सारी चीज़ आपको एक जगह क्लब करके लिखनी है। अब इस आर्टिकल को और डिस्कस कर लेते हैं, उससे भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए, जब हम इसे नेशन के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में लगाते हैं तो इसको उल्टा करके लगाते हैं, रिवर्स वे में लगाते हैं। कैसे? कि स्विस चीज़ के जो स्लाइसेस हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाते हैं हमारी वॉर मेकिंग पोटेंशियल का। होल्स जो है पाथवे होते हैं या डोमेन्स होते हैं जिसमें ये इंट्रैक्शंस होते हैं। मैक्रो लेवल की अगर बात करें तो केवल जो है 3 स्लाइसेस हैं। मैक्रो लेवल पर अगर हम अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी की बात करें तो 3 डिफेंस के स्लाइसेस हैं। अगर ये तीनों स्लाइसेस जो है होल्स जो है सभी में हैं। अब ये होल्स जो है अलाइन होने चाहिए जिससे कि हमारा जो डिफेंस पोस्चरिंग है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ट्यून इन कर जाए। तो वॉरफेयर में जो अगर हम स्विस चीज़ मॉडल को लगाते हैं तो वहाँ पे होल अलाइन होने चाहिए, तभी हम प्रिपेयर होंगे। मतलब कि मिलिट्री और पॉलिटिक्स जो है अलाइन होनी चाहिए, तभी हम जो है डिफेंस रूप से प्रिपेयर्ड होंगे अपने वो करने के लिए, अपनी कोई भी वॉर को करने के लिए। तो यहाँ पे जो है अब हमें देखना है कि 3 कौन कौन सी वो लेयर्स हैं जहाँ पे हमें अलाइनमेंट चाहिए। अगर इंडिया की बात करें तो 3 स्लाइसेस हैं। पहली स्लाइस है पॉलिसी मेकिंग अपैरेटस। तो पहली स्लाइस कौन सी हुई? पॉलिसी मेकिंग अपैरेटस। इसमें क्या क्या आता है? डिफेंस एंड मिलिट्री अफेयर्स आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है। दूसरी जो स्लाइस है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्लाइस हो गई। तो पहला है हमारा पॉलिसी मेकिंग अपैरेटस, दूसरा हमारी लेयर है डिफेंस R&D वाली हो गई, और तीसरा हमारा है उसमें डिफेंस में ही R&D में आएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरी हो गई हमारी डिफेंस सर्विसेज। तो हमारी ये 3 स्लाइसेस हैं, पॉलिसी मेकिंग, R&D और डिफेंस सर्विसेज। ये तीनों जो है अलाइन होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से एक वॉर को लड़ पाएंगे, तभी हम वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। होल्स जो हैं इन स्लाइसेस में ये अलाइन होने चाहिए अलग अलग डिग्री से, और तभी जो है हम कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो पाएंगे। अब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने क्या देखा? हमारे 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर पॉलिसी मेकिंग अपैरेटस हुआ, दूसरी लेयर हुआ हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और तीसरी लेयर हुआ हमारा डिफेंस। तो डिफेंस सर्विसेज, तो ये तीनों लेयर्स अगर अलाइन नहीं होती हैं तब तक हम जो है सही से टेक ऑन नहीं कर पाएंगे किसी भी कंट्री के लिए, या हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी कि हम एक वॉर को लड़ सकें और उसे जीत सकें। सिनर्जी इसीलिए चाहिए, तो सिनर्जाइजेशन चाहिए नेशनल पावर का, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर सिनर्जी होगी, सिनर्जी मतलब ये तीनों लेयर अगर साथ में काम करेंगी तभी हम जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स को एम कर पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें, और ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए इसकी जो है हमें कोई क्लिनिकल एनालिसिस करनी है, एक प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और ये बिना किसी एक्सटर्नल इमोशनल पॉलिटिकल और रिटोरिकल प्रेशर के हमें एक सिंपल तरीके से एनालिसिस करनी है। देखिए, वॉर गेम्स या मिलिट्री गेम्स की अगर बात करें या मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात करें तो वहाँ पे आप इमोशनल होकर नहीं सोच सकते। वॉर कभी भी इमोशन से नहीं जीता जाता है, वॉर कभी भी जो है अपनी रिटोरिक से नहीं जीता जाता है, वॉर किसी भी एक्सटर्नल या पॉलिटिकल जो है टैक्टिक्स से नहीं जीता जाता है। वॉर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी से और फाइटिंग पावर से जीता जाता है। अगर आपको वॉर जीतना है तो आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपके पास जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आपके पास एक पॉलिटिकल विजन होना चाहिए। जब तक ये तीनों चीज़ें अलाइन नहीं होंगी तब तक आप जो है वॉर को नहीं जीत सकते हैं। अगर इंडिया की स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है इंडिया के 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ क्या है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये जो है इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट में एक बड़ा चैलेंज खड़ा करती हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रिड्यूस नहीं हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और इंसिडेंट्स ये बढ़ते जा रहे हैं। अब ये इस इंसिडेंट्स के बढ़ने से चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस बनता जा रहा है। तो जो भी अगर आप
फिलहाल की देखेंगे, अक्साई चीन पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो है इंडिया को बायलेटरल वॉर की जगह ट्राईलेटरल वॉर कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा होना पड़ सकता है, जहाँ पे दो साइड आपको जो है दो एडवर्सरीज़ को एक साथ जो है चैलेंज फेस करना पड़ेगा। और ये दो एडवर्सरीज़ हैं चाइना और पाकिस्तान, जो दो अलग अलग बॉर्डर से इंडिया के ऊपर अटैक कर सकती हैं, वेस्टर्न बॉर्डर से भी और हमारे ईस्टर्न फ्रंट से भी। तो यहाँ से ये एक बड़ा चैलेंज है इन दोनों का पास पास आना, चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा पोटेंशियस होगा, और इसमें हमारा जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन हो जाता है। इससे हमारी कैपेबिलिटीज़ जो है अगर हमें इनसे लड़ना है तो हमारी कैपेबिलिटीज़ जो है अनहिंडर्ड होनी चाहिए, हमारी कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम जो है इनके साथ दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ सकें। इसके लिए क्या चाहिए, देखिए इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 300 फाइटर चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, जिससे कि इसके स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है प्रॉपर हो सके। आर्मी की बात करें तो आर्मी को हर तरह की गन्स चाहिए, नेवी की बात करें तो नेवी को शिप चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए। ये सारे रिक्वायरमेंट अगर आप क्लब कर देंगे तो कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिक्वायरमेंट हैं। और कोविड की वजह से क्या हुआ है कि डिफेंस की स्पेंडिंग में कट हो गया है, और उसका जो डाइवर्जन है वो सोशल सेक्टर की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें एक साथ लेना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होना चाहिए, अब गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने एक वेल मीनिंग पॉलिसी दी कि आप इंडिजीनियस खरीदिए, बट इंडिजीनियस खरीदने के लिए आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो बस एक एंटिटी है जो शायद इसके लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, डिफेंस इकोसिस्टम होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन होगा तभी तो आप खरीद पाएंगे, उसके लिए एक प्रॉपर जो है डिफेंस इकोसिस्टम होना चाहिए। अब ये डिफेंस इकोसिस्टम को डेवलप करने में कम से कम 3 से 5 साल तो लगेंगे। ये शॉर्ट टर्म पे नहीं हो सकता। ऐसे में शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कैसे मीट करें। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलहाल जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकती है, और वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 तेजस फाइटर पर ईयर अभी प्रेजेंटली प्रोवाइड कर सकती है। आर्मी को जो है राइफल्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा जो DRDO है उसने सही से प्रोड्यूस नहीं किया राइफ़ल्स को, तो हमें राइफ़ल्स तक बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इसी तरह से नेवी की अगर बात करें तो नेवी को जो है शिप्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ऐसे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तक जो है, जो कि एक वाइटल है वॉर पे जाने के लिए, जब तक इसको अलाइन नहीं किया जाता अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी से, तब तक हम जो है वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे। तो ये हुआ हमारा इंडिजिनस जो है R&D और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, ये गुड क्वालिटी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ अभी फ़िलहाल नहीं रखता है, और इसीलिए यहाँ पे हमारा डिसअलाइनमेंट है। तो 2 लेयर्स के बीच में हमने डिसअलाइनमेंट ले लिया, देख लिया डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स के और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, यहाँ पे एक मिसमैचेस हैं। जब तक ये अलाइन नहीं करेंगे तब तक हम वॉर के लिए प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो हमें एक और चीज़ बनानी है, थिएटर कमांड बनाना है। थिएटर कमांड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वॉर्स होते हैं, लिमिटेड स्केल्स जो वॉर होते हैं, जैसे कि अभी LAC पे लगा हुआ है कि लिमिटेड स्केल ये वॉर है, छोटे स्केल्स के वॉर्स होते हैं, और ये जो है काफ़ी स्विफ्टली ब्लिट्ज़क्रिग, आपने सुना होगा जो हिटलर की एक स्ट्रैटेजी थी, जल्दी से एक एरिया को ऑक्यूपाई किया फिर कहीं और मूव कर गए, यही चीज़ जो है चाइना अप्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो टर्फ वॉर्स होते हैं, छोटे स्केल के जो वॉर होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर नेशन के आप पेटेंट नहीं रह गए। नए रिलेशंस को टाइम लगता है स्मूथ आउट होने में, और एरिना जो है डिफेंस पॉलिसी मेकिंग का वो भी जो है चेंज होता रहता है। तो ऐसे में हमें जो है थिएटर लेवल की सर्विसेज चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना होगा, तीनों सर्विसेज को एक साथ आके जो है जॉइंटली थिएटर वॉर्स के लिए अपना एक थिएटर कमांड एस्टैब्लिश करना होगा। तो इसमें जो है डिस्क्रिप्शंस चाहिए, यहाँ पे नॉन पैरोकियल हैंडलिंग चाहिए, पॉलिटिकल, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को एक साथ अपने ग्राउंड्स फर्मली नीचे रखने, जिससे कि सारे जो इस चीज़ के जो होल्स हैं वो अलाइन हो जाएं। इम्प्रैक्टिकल टाइमलाइंस को हमें हटाना होगा, पब्लिक जो प्रोनाउंसमेंट के प्रेशर्स हैं उनको हटाना होगा, फंडामेंटल हमें ओवरहॉल करना होगा अपने डिफेंस अपैरेटस का, और डेंग जियापोंग की अगर भाषा में कहें तो हमें पब्लिसिटी को शन करके कैपेबिलिटी को पहले बिल्ड करना होगा, तभी हम एक प्रॉपर वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रह पाएंगे। वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रेसिव पोस्चरिंग की जा रही है चाइना के द्वारा। हम 1962 की जो गलतियाँ हैं उसको दोबारा नहीं दोहरा सकते। अगर इस बार वॉर होता है तो कम से कम, अगर इंडिया ना भी जीते तो कम से कम एक स्ट्रॉन्ग जो है स्टेटस को मेंटेन कर सके, जैसे कि डोकलाम में किया था, वैसा हमें करना है। चाइना की एग्रेसिव चाइना के सामने बेंड डाउन होने की पॉलिसी जो है वर्क नहीं करेगी, और इसके लिए हमें जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।
लास्ट आर्टिकल हमें देखना है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि यूएस की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो पैसेंजर प्लेन्स को, चाइना से जो भी प्लेन्स आ रहे हैं पैसेंजर, उनको 16 जून से बार कर देगा। तो और क्या क्या एग्जाम्पल हैं हाइटेंड टेंशन के? देखिए, कोविड का जो हैंडलिंग हुई थी चाइना के द्वारा, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा वोकल इसको उठाने में यूएसए है। उसके अलावा हमने देखा था अपने सेकंड आर्टिकल में भी कि यूएसए ने डिसीजन लिया है कि वो हांगकांग का जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस है उसको रिवोक कर देगा। इन सब की वजह से बीजिंग ने भी रिटेलिएटरी मूव्स लिए हैं। तो फाइनली क्या आपके लिए ये जो लाइंस हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक और पैंडेमिक से लेकर के हांगकांग तक बैटल लाइंस जो है ड्रॉ हो चुकी हैं चाइना और पेंटागन के बीच में, चाइना और यूएसए के बीच में। यूएसए जो है चाइना को एक रिविजनिस्ट पावर कहता है और ये जो है चाइना यूएसए का मेन राइवल है इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, और ये वही पोजीशन होल्ड करता है जो पहले सोवियत यूनियन होल्ड करता था। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? चाइना और यूएसए की जो टेंशन्स हैं ये हाइटन होने की वजह से आने वाले टाइम में क्या होगा, ये टेंशन्स और बढ़ेंगी। इसकी वजह से वाशिंगटन को जो है एक एनिमी मिल गया है चाइना के रूप में, और वर्ल्ड जो है एक अननेसेसरली ड्रैग हो रहा है एक नए वर्ल्ड वॉर में, जिसको फोर्स ऑन किया जा रहा है चाइना के और यूएसए के द्वारा वर्ल्ड के ऊपर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।